आपके हिसाब से क्या वो एक ऐसा सीक्रेट है या फिर एक हिडन है एक चीज़ जो लोगों से छुपाई जा रही है इस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसा है? अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बड़े लोगों के मतलब जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनके रुतबे के बारे में हो गई है। जैसे उनकी पीआर टीम या ऑन कैमरा वो आपको एकदम ऐसा दिखेंगे कि भाई कितना ग्राउंडेड पर्सन है। यार इतना ग्राउंडेड तो हो नहीं सकता, मतलब एक अलग ही इमेज बन जाती है। बट आप उसका रुतबा देखेंगे ऑन सेट तो अलग ही बात है। कुछ कुछ एक्टर्स तो ऐसे भी हैं कि डायरेक्टर को सर बोलना पड़ता है। अच्छा। जी। तो ये सारी चीज़ें जो छुपाई जाती हैं काफ़ी तर लोगों से, लेकिन अब सोशल मीडिया के चलते सारी चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं। उनका जो असली चेहरा है वो सामने आता है जी, लोगों के सामने। बहुत ही अलग है। जैसे आप कैमरे पे देखते हैं कि यार ये एक्टर है, मतलब आप स्क्रीन में कोई भी एक देख रहे हैं। एग्जांपल दे सकते हैं, भले ही एक्टर का नाम ना ले, लेकिन जी, बस ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उनका ऐसे ऐसे कोई भी रेफरेंस देख के आप अगर हो कोई एग्जांपल। मैं एक्टर का तो नहीं बट एक डायरेक्टर का दे सकता हूँ। जी बताइए। एक इंडस्ट्री है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहीं से मैं भी उठा हुआ हूँ। तो मैंने ये देखा कि उस डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर था आने वाला था एक टाइम पे, और उसने टाइम दे रखा था। और टाइम देने के बाद जैसे मान लीजिए फॉर एन मिस्टेक असिस्टेंट डायरेक्टर से ये गलती हो गई कि उसने डायरेक्टर के लिए चेयर नहीं रखी। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पर उस लोकेशन पे मान लीजिए 65 मिनट्स का शूट था। ठीक है। तो 65 मिनट्स तक के वो उसके पीठ पे बैठा रहा डायरेक्टर। लिटरली पीठ पर बैठा, लिटरली पीठ पे बैठा रहा और इस मतलब चीज़ उसको पे, नीचे वो घोड़ा हाँ, बना घोड़ा के। बनाकर वो पीठ पर बैठा रहा क्योंकि बस एक चीज़ पे कि वो लाना भूल गया। वो काफ़ी नामी है चीज़ें। और इस चीज़ का एग्जांपल इसलिए मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि उस सेट पे मैं भी था। हालांकि मैं एक स्पॉट बॉय था, लेकिन उस सेट पे अवेलेबल था, इसलिए मैं ये दे पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता। जी जी। समझ सकता हूँ। बाकी आप जैसे नाम ले रहे हैं स्पोर्ट बॉय, स्पोर्ट दादा, लाइट दादा, ये हमने काफ़ी सुना है। एक स्पोर्ट बॉय एग्जैक्टली क्या होता है भाई? एक सबसे ज़्यादा लोग आई थिंक स्पोर्ट बॉयज़ में, मेरे को ऐसा लगता है होते हैं। आप बताइए थोड़ा। अब स्पॉट वजह से आप बोलते हैं ना एक यूनिट दे दिया जाता हाँ। है ना। तो एक यूनिट है एक्टर्स के लिए। जी। ठीक है। तो एक्टर्स के लिए अगर कोई स्पॉट बॉय को हायर किया गया है एक यूनिट को, ग्रुप को, तो उनका वर्क भी डिपेंड रहेगा कि एक उनके लिए मतलब ब्रेक में नाश्ते वगैरह के लिए डिपेंड रहेगा। ठीक है। दूसरा वो डिपार्टमेंट से मतलब जैसे आर्ट डिपार्टमेंट है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, उससे कोऑर्डिनेट वगैरह कोऑर्डिनेट। करते रहेगा। मतलब उन कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट कोई और करेगा। वो उनकी चीज़ें आने में मदद करेगा। राइट। जैसे एक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम ला दिया और भी चीज़ें ला के दे दिया, ये उसको दे दिया, ये सारी चीज़ें उनके लिए रहती ये है। जितने भी स्पोर्ट बॉयज़ होते हैं या फिर जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं, जो जिनको ना लोग बेसिकली जानते हैं, जो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई लालच देकर ही यहाँ पर बुलाया जाता होगा, या उनके अपने सपने होते होंगे भाई ऑब्वियसली। लालच तो नहीं बोल सकते। मतलब ऐसी होती है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो आप क्यों ना करें वो काम। ओ। तो बस वहीं से शुरुआत है, होती है। और पर डे के हिसाब से उनको पे आउट्स मिलते हैं, उसके लिए वो जाते हैं। जैसे मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे जाना था, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे किसी ने गाइड किया, जो मेरे टीचर रहे हैं, अब वो एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने मुझे एक स्पॉट यूनिट में एंट्री कराया। बोले यहाँ से देख क्या होता है। फिर मैं वहाँ पर समझा काम। उस टाइम पे भले मुझे कम पे आउट्स भी मिलते थे, लेकिन ठीक है, मैंने काम को समझा। और फिर वहाँ पर से मैंने रिलेशन बिल्ड करना शुरू किया थोड़ा अपने सीनियर से। फिर हर एक स्पॉट ग्रुप का ना एक हेड होता है यूनिट का। जैसे अगर 10 स्पॉट बॉय हैं तो 10 स्पॉट बॉय का एक और हेड होगा। जी। तो फिर क्या है, ये लोग बहुत कम कम्युनिकेशन होता है। तो स्पॉट बॉय और डायरेक्टर या स्पॉट बॉय एक्टर बहुत दूर रहते हैं, साइड पे दिखते गैप नहीं, है काफ़ी। बहुत ज़्यादा गैप है। तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो आप थोड़ा अपने सीनियर से बात करेंगे, फिर वो सीनियर थोड़ा और बात करेंगे, तो ऐसे फिर उनको भी लगता है कि हाँ ये इच्छुक पर्सन है, ये इंटरेस्टेड है, ये चीज़ें बता सकते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई आपको पहचान ही लेता है। और बहुत से आपको सबसे पहले तो आपको नेग्लिजेशन जो होता है, जो नज़रअंदाज है, उसका सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ लैंग्वेज। आप जितनी ही अच्छी लैंग्वेज लोगों की या पूरे फिल्म यूनिट की आप देखते हैं, उतनी ही
ऑन सेट होती है लैंग्वेज जस्ट उसके अपोजिट, कैसे? मतलब एब्यूजिव होती है चीज़ें। जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाँ, एकदम अपोजिट बोलते हैं। एकदम अपोजिट। जैसे आप समझिए कि कैमरामैन को कैमरा पोजीशन करने में देर हो गई, हाँ। डायरेक्टर पूरे सेट पे माइक पे चिल्ला के उसको कुछ भी बोल सकता है ओ भाई। और उसको सुनना पड़ेगा, वो रिप्लाई भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब जो जैसे लोग रहते हैं उनके लिए तो कॉमन ही है, रोज़ सुनते हैं। रोज सुनना है। हाँ, और सुनना है तो क्योंकि उनका पैशन भी है काम भी करना है, क्योंकि वहाँ जो लोग अवेलेबल हैं मतलब ये समझिए वो सबका पैशन है। जी। मजबूरी के लिए शायद कुछ लोग होंगे, पैसे के लिए कुछ लोग होंगे, लेकिन कोई भी काम है, जैसे कोई अगर लाइट पर्सन भी है, कोई कैमरा पर्सन भी है, कोई असिस्टेंट भी है, कोई किसी डिपार्टमेंट का हेड भी है किसी डिपार्टमेंट में, तो सबको पैशन है तब वो सेट तक के पहुँचा है। हालांकि वो वहाँ तक के नहीं पहुँच पाए इसलिए कुछ और काम कर रहा है, जी। लेकिन ये चीज़ें आपको सुननी पड़ती है। अपने सीनियर्स की तो सुननी ही पड़ती है। यहाँ पर आप सीनियर को रिप्लाई देंगे तो आपका करियर ख़त्म भी हो सकता है। सो भावेश, अगर किसी को समझना हो फिल्म मेकिंग, जी, तो लेमैन टर्म्स में आप फिल्म मेकिंग को कैसे समझाओगे? फिल्म मेकिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को लेके, जैसे कोई भी सिनारियो होता है आपके साथ, आप उस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं और उस चीज़ को आपको एक बड़े ग्रुप ऑफ ऑडियंस को दिखाना है या पूरी दुनिया को दिखानी है कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं समझना चाहूँ कि कोई एक पर्सन है जिसको हाँ। कुछ नहीं पता फिल्म मेकिंग के बारे में, लेकिन उसने कोई मूवी देखी है और वो सोच रहा है कि भाई मुझे भी बनाना है, मुझे भी इस फील्ड में जाना है, वो कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो उसको अपना जो सोच है या अपने सोचने का तरीका है वो उसको थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा। उसको मतलब अलग लेवल से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फिल्म आखिर होती क्या है, क्योंकि जो हम पर्दे पे देख रहे हैं वो तो वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो चीज़ दिखाया कैसे जाता है या उसको दिखाने के लिए मेहनत कैसे होती है, वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बेसिकली जान सकते हैं फिल्म मेकिंग का स्ट्रक्चर। जैसे एक फ्लो चार्ट होता है या एक पोजीशन होती है किसी भी ग्रुप का या किसी भी एक ऑफिस का, वैसे ही फिल्म मेकिंग भी कुछ एक स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड है और उसका एक पूरा ग्रुप है। तो सबसे पहले इसमें जो हेड है या इसमें जो मेन है वो होता है प्रोड्यूसर। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन लोग काम करते हैं एक फिल्म को बनाने में। जी, जी। तो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर। जी। प्रोड्यूसर का मतलब आप ये समझिए कि प्रोड्यूसर जो है वो आपकी स्क्रिप्ट से फाइनल करने से लेकर आपकी फिल्म की मार्केटिंग और फिल्म को स्क्रीन तक लाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी रहती है ना। चाहे आपका शूटिंग स्केड्यूल करना हो या फिर कास्टिंग करनी हो, कास्टिंग सारे मैनेजमेंट्स को देखता है प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है डायरेक्टर। जी। डायरेक्टर को कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फिल्म मेकिंग हो रही है, जो शूट हो रहा है, जो प्री प्रोडक्शन किया जाता है, उसका पूरा लीडरशिप हैंडल करना, उसको पूरा लीड करना और उस स्टोरी को अपने पीओवी से, अपने बेटर स्किल से उसको अच्छे से अच्छे दिखाना, ताकि ऑडियंस उस मूवी से या उस स्टोरी से एंगेज्ड हो और वो समझ पाए कि आखिर इसके थ्रू हमें क्या मैसेज मिलने वाला है। उसके बाद होता है डीओपी। जी। डीओपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। वो काम ये करता है कि जैसे आपने स्क्रिप्ट पे चीज़ें लिख दी कि मुझे लिविंग रूम का एरिया चाहिए, तो लिविंग रूम के हिसाब से डीओपी का वर्क रहेगा कि लिविंग रूम दिखेगा कैसे, लिविंग रूम पे लाइटिंग कैसे रहेगी और इसके स्टोरी के अकॉर्डिंग लिविंग रूम पे क्या बात हो रही है या लिविंग रूम पे क्या एक्टिंग हो रही है, उन चीज़ों पे कैमरा मूवमेंट्स कैसे रहेंगे, ये काम रहता है डीओपी का। कैमरा मूवमेंट्स यानी कैमरा एंगल्स कौन कौन से लेने हैं? हाँ, कैमरा एंगल्स मतलब जैसे यहाँ पर कैमरा पोजीशन यहाँ पर होगा, है ना। अगर कोई मेन कास्ट है उसका अगर क्लोजअप शॉट लेना है तो इसका क्लोजअप शॉट लगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं डीओपी। और उसके बाद होते हैं हमारे राइटर। जी। तो राइटर क्या है, ऐसा मानिए कि राइटर के बिना आप कोई भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते। तो राइटर बनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप में क्या सीखते हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, राइटर के बाद हमारे पास आते हैं एडिटर। जी। एडिटर वो है कि आपने अब शूट कर लिया, आपने सारी चीज़ें मैनेज कर ली, आपने पूरी स्टोरी शूट कर ली,
अब उसको एक फिल्म की तरह बनाने के लिए मेहनत करते हैं एडिटर, है ना। अब एडिटर के बाद आते हैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आएंगे कि आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग आप क्या कॉस्ट्यूम रखना चाहते हो चीज़ों की, या अपने कैरेक्टर्स की क्या कॉस्ट्यूम रहेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं कॉस्ट्यूम टीम या क्रिएटिव टीम। जी। और उसके बाद होते हैं फिर सेट प्रॉप्स, उसके लिए आते हैं आर्ट डायरेक्टर्स। तो आर्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सेट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, सेट डिज़ाइन कैसे होगा, अगर बेडरूम, लिविंग रूम या कोई इंडोर या आउटडोर शूट के लिए सेट रेडी करना है तो वहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर ये काम करते हैं। फिर हमारे हो जाते हैं कास्टिंग टीम। कास्टिंग टीम का काम ये होता है कि आपने स्टोरी लिख ली, आपने प्री प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब आपको कैरेक्टर्स चाहिए। आप ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन लेने के बाद हर आर्टिस्ट को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करते हैं। ये काम करते हैं कास्टिंग टीम या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारी मार्केटिंग टीम, जो प्रोडक्शन टीम के अंदर ही आ जाती है। प्रोडक्शन टीम के अंदर मार्केटिंग टीम जो है वो आपका पूरा काम करती है कि इनका एडवर्टाइजमेंट कैसे होना चाहिए, आप इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे पहुंचा सकते हैं और बड़ी स्क्रीनों पे आप कैसे ला सकते हैं, ये इस पे मदद करते हैं मार्केटिंग टीम। उसके बाद हमारे होते हैं जो सबसे मेन और मुख्य, जिन्हें मतलब मैं अपने पीओवी से मानता हूँ कि सबसे मेन, वो है हमारे क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स यानी कि उसमें होते हैं हमारे सभी लाइट दादा होते हैं, स्पॉट बॉयज़ होते हैं, स्पॉट पर्सन्स होते हैं, क्योंकि उनके बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके वजह से ही हम लोग कम टाइम में और टाइट टाइम में अपने शिफ्ट को कंप्लीट करके हम एक ऑन पेपर टाइमिंग पे अपने शूट को ख़त्म करते हैं। तो सबसे मेन मेरे हिसाब से क्रू मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स होते हैं जी। तो भाई बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूँ, एक मूवी को बनाने में ना कम से कम या लगभग 100 से 150 लोगों लगते होंगे, जी बिल्कुल सही है ना। बोल रहे हो आप। एक मतलब अगर एक बॉलीवुड मूवी की बात करें हमें किसी के भी, जी अच्छा, हम जो स्क्रीन पर देखते हैं मूवीज़ आती हैं 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो उनको बनाने में ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं। अच्छा। जैसे अगर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लाइक जो बहुत फेमस है ना, वो 40 दिन में ही अपना एक फिल्म की शूट ख़त्म कर लेते हैं। तो उनके लिए किसी भी स्टोरी पे वर्क करने के लिए 40 दिन लगता है। लेकिन वहीं पर आप देखिए जो अच्छी सिनेमा होती, अच्छी मतलब अच्छी सभी सिनेमा होती है, सिनेमा सभी अच्छी है, कोई बुरी नहीं होती, लेकिन जैसे कंतारा जैसे सिनेमाज हैं, तो कंतारा जैसे स्टोरी को कंप्लीट पोस्ट मतलब स्क्रीन तक आने के लिए 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है, क्योंकि उन्होंने 1-1.5 साल तो अपने प्री प्रोडक्शन पे ही लगाया, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। और दूसरा है कि आप अपना स्केड्यूल कैसे रेडी करते हैं, क्योंकि अगर आप अपना टाइट स्केड्यूल रखे हुए हैं तो उस टाइट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं। और आपकी स्टोरी कैसी है, अगर आपकी स्टोरी एक शॉर्ट लेवल की है ना, जैसे कि मान लीजिए 30 मिनट की है या 60 मिनट की है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ आप मूवीज़ देखे होंगी जो सिंगल लोकेशन पे शूट हुई है, जी। एक ही लोकेशन, उस पर लोकेशन ही चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे लोकेशंस या ऐसे मूवीज़ को शूट करने के लिए समय बहुत कम लगता है। आपको मैक्सिमम समय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्री प्रोडक्शन पे आपको सबसे अधिक समय लगता है। तो ऑन एन एवरेज आप एक मूवी के लिए 6 से 8 महीने लेके चलिए। जी। हम सब ने सुना है जो अक्षय कुमार है ना, अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, जी। काफ़ी लोगों के फेवरेट हैं, वो साल में ना बहुत मूवीज़ करते हैं। ये मतलब एक ही साल में शायद वो मल्टीपल मूवीज़ में काम करते रहते हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है वो चीज़। जी। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी हैप्टिक होती हैं, और साथ ही अब अक्षय कुमार जैसे जो पर्सन है वो वर्कोहॉलिक है। वो ऐसे पर्सन नहीं कि वो खाली बैठ के कोई एक अच्छा मतलब एक लंबे कंटेंट पे काम करे या लंबा समय दे। उनको ऐसा है कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, और वो बिजी ऐसा नहीं है, चाहे उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं, उनके होंगे भी, या और कुछ भी वर्क कर सकते हैं,
लेकिन उनको अपने पैशन को जीने हैं। उनका जो पैशन है वो एक्टिंग है। मतलब समझ सकते हैं कि उनके लिए ऑक्सीजन का वर्क करती है एक्टिंग, और वो उसी में डूबे रहना चाहते हैं। तो शायद इसलिए वो एक साल में 3 से अधिक मूवी या 3 मूवीज़ करते हैं। ज़्यादा ही करते हैं, बल्कि जी। 3 से ज़्यादा मतलब रिलीज़ हो जाती हैं। ऑन एन एवरेज मान सकते हैं आप 3 मूवीज़। राइट, ये मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे आपने बताया कि ऑन एन एवरेज एक मूवी को बनने में 6 से 8 महीने लगते हैं, तो बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछ रहे थे कि अक्षय कुमार कुछ ऐसा करते होंगे क्या कि उन मूवीज़ को चूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा कम टाइम लगे, या कुछ ऐसी स्टोरी लाइन्स लेते हैं? नहीं, यहाँ पर चूज़ करने की बात आती है तो अक्षय कुमार वो चूज़ करते हैं जैसे वो एक पर्सनल टाइम हो जाता है ना? आपका जो क्वेश्चन था कि एक पूरी मूवी को शूट होने में कितना टाइम लगता है, राइट। और मैंने उसका आंसर दिया पूरी प्रोडक्शन की तरफ से, है ना? अब अगर आप एज एन एक्टर बोलेंगे तो एक मूवी आपकी एक हफ्ते में भी खत्म हो सकती है, क्योंकि आपके उसमें रोल कितने हैं। समझ गया। जी, तो आपके लिए पर्सनली वो मूवी का काम खत्म हो सकता है, हाँ, विद इन अ वीक हो जाए, विद इन अ मंथ हो जाए। हाँ राइट। हाँ, क्योंकि ऐसे होते हैं कि जो भी होते हैं ना, ऐसे जो फेमस एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, इनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अच्छा। तो प्रोडक्शन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये उन डेट्स पे ही इनका शूट रखते हैं जिन डेट्स पे ये मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स को डेट देते हैं, और उन्हीं डेट्स में इनके पूरी मूवी की, जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने 10 दिन का अपना डेट दे दिया अक्षय कुमार ने, तो 10 दिन में उस मूवी में जैसे मान लीजिए 50 सीन है अक्षय कुमार के, तो उस 10 दिन में 50 सीन को ख़त्म करने हैं। तो आपका कहने का मतलब है, मुझे करेक्ट करना है इफ़ आई एम रॉन्ग, कि स्टोरी मूवी में जो चल रही है, जो हमें दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि सीन उसी सीक्वेंस में या उसी तरीके से शूट किए जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। ओह। जस्ट इसके अपोजिट होता है। कोई सीन कभी हो रहा है, जब जब अवेलेबल है, जिनका हाँ। शूट है। जो सबसे पहले इसमें मैटर करता है लोकेशन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पुलिस स्टेशन है, जी। ठीक है। अब मान लीजिए एक मूवी में हाँ। पुलिस स्टेशन का सीन आता है हाँ। तकरीबन 6 बार, जी। ठीक है, एक मूवी में। लेकिन वो 6 बार, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में एक बार आ गया, फिर उसके बाद इंटरवल से कुछ टाइम पहले आ गया, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स के टाइम पे आ गया, है ना? ऐसे ऐसे हम स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन अगर हमें पुलिस स्टेशन में शूट करना है तो हम ये देखेंगे कि कितने बार शूट है पुलिस स्टेशन में, दिखाएगा कि 6 सीन्स हैं, तो 6 के 6 सीन्स हमको एक ही बार में करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको लोकेशन बहुत मिनिमम टाइम के लिए मिलता है, और एक लिमिटेशंस होती है लोकेशंस की भी। तो आपको कम समय में उस लोकेशन पे जितने शूट है वो निकालने पड़ते हैं। जैसे आप कभी एक सीन देखे होंगे कि सेम ही लोकेशन पे किसी का बचपन बीता है, और मूवी की एंड होते होते वो उस लोकेशन पे ही वो मूवी एंड हो जाता है, सेम लोकेशन पे। जैसे मान लीजिए वाटरफॉल से मूवी स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट या जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर है ना, बचपन है उसका, और मूवी के एंड सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा हो चुका है, और एंड सीन भी उसी वाटरफॉल पे हो रहा है। तो जब हम शूट करते हैं तो बचपन भी उसी टाइम पे शूट करेंगे, और उस मेन कैरेक्टर का यंग वाला जो पॉइंट रहेगा वो भी उसी पॉइंट पे शूट करेंगे। होता होगा, मतलब बेसिकली एक फिक्स डेज के लिए अपने हिसाब से कितना टाइम लगेगा, आपने वो लोकेशन बुक कर ली। गॉट इट। अच्छा, उसके अलावा भाई कोई है जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है, ठीक है, डजेंट मैटर कहाँ किस पोजीशन पे जा रहा है, बट अगर कोई जाना चाहता है तो मेनली चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहले चैलेंज तो है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, हाँ, है ना? अब पेरेंट्स अगर कन्विंस हो जाते हैं तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक के आप अच्छे इंस्टीट्यूट या मतलब एक बेटर टीचर के साथ इस फील्ड पे नहीं आते हैं तो आपको सब मतलब बोलना चाहिए यूज़ ही करेंगे, और आप अपने विज़न तक के नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक अच्छे गाइडेंस की सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि एक आपने कहा कि आपको यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे इन व्हाट सेंस? मतलब यूज़ करेंगे मतलब आप क्रू मेंबर ही रह पाएंगे। आप घुसे तो हैं कि मुझे राइटर बनना है, या आप घुसे कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन आप क्रू मेंबर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अच्छा। और लोग बस आपका यूज़ करेंगे काम निकालते तक। काम निकालते इन द सेंस, जैसे मान लीजिए मुझे काम है, कोई एक साइड रोल चाहिए पेपर पढ़ने वाला, किसी ने मुझे कास्ट कर लिया कि भाई तू अभी इस फिल्म में साइड रोल कर ले, अगली फिल्म में मैं तेरे को बड़ा रोल देता हूँ। लालच में आके मैंने कर लिया, ठीक है। अब वो अगली फिल्म मेरी 10 साल हो गई आई नहीं लीड रोल वाली,
ये होता है, मतलब ऐसे लोगों को यूज़ किया जाता है। और इसको हम और भी लेम लैंग्वेज, मतलब और भी सरल भाषा में बोलते हैं कि लोग आपको बस टोपी पहनाएंगे। आपको बस बताएंगे कि हाँ मैं ये करवा दूंगा। जी, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आजकल हो गए हैं। एनएसडी है, एफटीआई है, और भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम्स भी होते हैं, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा जी। ओके। ये ना थोड़ा सा इन कॉलेजेस में जाना, इनमें एडमिशन लेना, इनमें पढ़ाई करना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ तो ना कोई अमीर घर का बंदा ही अफोर्ड कर सकता है इन कॉलेजेस को, या फिर इस इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना है तो यू शुड हैव अ बैकअप, एक अच्छी ग्राउंड आपका होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ सच में मैटर करती है? हाँ, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। इतना मैटर करती है? लेट्स से कि आपको और आपका कोई दोस्त है, हम्म। सेम ही लेवल है, सेम ही स्किल्स हैं, बट हाँ। उसके पास उसका बैक अच्छा है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये होगा कि जहाँ पर वो पहुँच सकता है वहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकता सेम टाइम पे। सबसे बड़ी चीज़ें ये हो जाएंगी कि जैसे मान लीजिए उसे बनना है एक्टर, एक्टर ही लेते हैं कॉमन, है ना। अगर उसे एक्टर बनना है, मुझे भी एक्टर बनना है, ठीक है। मैंने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, है ना। बट अब उसके फीस भरने के मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन उसके पास पैसे हैं। यहाँ पर मैं मात खा जाऊँगा। सबसे तो हो पहले गया एडमिशन तक का, ठीक है। उसके बाद भी कहीं होता है कुछ? अब मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपके चैलेंजेस है कि आप अपने टीचर के बताए हुए चीज़ों पर, या आपको जो सिखाया जा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब आप एक एक्टर की ज़िंदगी क्या होती है, एक्टर कभी अपने आप को नहीं जीता है। एक्टर हमेशा किसी न किसी किरदार में रहता ही है। और जब तक आप किसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको 24/7 किसी न किसी एक रोल को निभाना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं आपके टीचर्स के द्वारा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे हम लोग देखे होंगे किसी भी एक MBBS या नीट कॉलेज वाले में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि बोलते हैं कि भाई पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आपको साथ में और भी एक्टिविटीज़ पे, है ना, अपने पर्सोना पे, प्रॉपर डिसिप्लिन पे, है ना, अपने वेलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, प्रोफेसर्स नोटिस करते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर वो वेलनेस और पढ़ाई नहीं आती, यहाँ पर वो आता है कि आप जो सीखना है वो सीख पा रहे हो कि नहीं, वो कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ एक्टर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्ड हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। लेकिन जब आपको कास्ट करने की पारी आती है, जब वो ऑडिशन पे जाता है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग खड़ा उतर पाता है कि नहीं। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो अपने आप को वैसा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सारी स्किल्स वहाँ पर ज़ीरो हो जाती हैं। और दूसरी बात ये भी कि मान लो जो भी डायरेक्टर या फिर जो भी कास्ट कर रहा है, उन्होंने कास्ट कर भी लिया, मूवी बन भी गई, तो जब मूवी जब आएगी तो ऑडियंस खुद ही इतना उनको ट्रोल कर देंगी कि आगे से आप उनको लोगे ही नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। वो आजकल तो देखने को भी मिल जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, उससे आए हैं, एंट्री हुई है, मूवीज़ भी बनी है, बट आई पर्सनली थिंक कि मुझे वो पसंद नहीं आई है, और काफ़ी सारे लोगों का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर भाई, आपने जो मुझे बताया कि जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको ना एक रोल प्ले करते रहना होता है। लेट्स से कोई नॉर्मल कॉलेज होता है फॉर एन एक्टर ओनली, मतलब हाँ जो एक्टर हैं, ठीक है, जिनको जो एक्टर हैं उनको मतलब कैसे दिया जाता है काम, मतलब पढ़ाई के किस तरीके से होते हैं? सारे प्रैक्टिकल से होते हैं, कुछ स्टडी भी होती है, क्या होता है? स्टडी भी होती है। आपको अगर एक्टर बनना है तो सभी टीचर्स, मैक्सिमम हर कोई यही कहता है कि पढ़ो। आपको प्लेस पढ़ाए जाते हैं, जो थिएटर प्ले होते हैं, जो नाट्य शास्त्र है जो हमारे भारत का है, और भी चीज़ें, जो ग्रीक थिएटर्स हैं, जितने भी थिएटर्स अवेलेबल हैं, चाहे वर्ल्ड सिनेमा में हो, इंडियन सिनेमा में हो, वो आपको पढ़ाया जाता है, और उनके अकॉर्डिंग आपको ढलना होता है, आपको सीखना होता है। टीचर्स आपको बोलेंगे, जैसे आपकी क्लास ले लेंगे टीचर्स कि ये चीज़ें होती हैं, और वो हिस्ट्री भी बता देंगे कि इस समय थिएटर स्टार्ट हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अब आपको ये डिपेंड करना है कि, या आपको ये बनना है कि आप उस चीज़ से क्या ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। क्योंकि टीचर आपको पूरी किताब तो नहीं पढ़ाएगा क्लास में, पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा, तो आप उससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज़ें एक्टर को ध्यान में रखनी पड़ती है। करेक्ट।
व्हाट आई थिंक कि जो थिएटर होता है ना, थिएटर असली जगह है जहाँ पे कोई पर्सन ग्रो करता है। जी। थिएटर बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट ज़्यादा टफ है कंपेरेटिवली एक नॉर्मल एक्टर होने के, क्योंकि नॉर्मल एक्टर जो होता है ना उनके लिए कट्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, वो होता है। बट थिएटर के लिए जो प्ले होते हैं, बेसिकली प्ले के लिए आपको रिहर्सल्स होती रहती है, फिर आपको एक ही वन गो में आपको पता नहीं जो भी आपका रोल है, जो भी विदाउट अ कट। विदाउट एनी कट वो आपको करते रहना जी। होता है ना। ऐसा ये ही कुछ? टफ, ये हाँ, ये ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सबसे टफ काम है एक थिएटर आर्टिस्ट होना, क्योंकि आप देखिए थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग या कैमरा एक्टिंग बहुत ही डिफरेंट होती है ना। सबसे पहले तो थिएटर एक्टिंग में जैसे आप जाते हैं तो आपके पास ब्लॉकिंग्स नहीं होती है, आपका पूरा स्टेज है, आप अपने रोल को कैसे भी प्ले कर सकते हैं, मतलब आपको जो बताया गया है डायरेक्टर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, आपकी जो नरेशन स्किल्स है, वो चीज़ें बढ़ती, आपकी जो परफॉर्मेंस है और आपकी जो बोलने की जो शैली है वो बढ़ती है, क्योंकि ना वहाँ पर माइक्स नहीं होते। अच्छा। फील्ड्स में तो माइक्स भी होते हैं, आजकल यूज़ करते हैं माइक्स, बट पहले आप थिएटर्स वगैरह देखेंगे तो माइक्स नहीं होते और पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक्टर्स की आवाज़ गूंजती है। इतना आपको मतलब इन एयर माइक्स होते हैं, वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, अभी तो यूज़ होने लगे हैं अभी मॉडर्न एज में, लेकिन पहले जैसे टाइम था उस टाइम पे नहीं होते थे और आपको बोलना ही पड़ता था। आज भी जैसे हमारे, मतलब मैं जिस राज्य से पर्सनली बिलोंग करता हूँ वहाँ बहुत कम ही होते हैं थिएटर्स, और जो होते हैं ना विदाउट अ माइक होते हैं, और होते हैं तो आप समझिए 100 लोग से भरी ऑडिटोरियम है और उस पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही एक्टर की आवाज़ गूंज रही है और फर्स्ट सीट से लेकर आखिरी सीट तक की आवाज़ जा रही है प्रॉपर क्लियर। आप समझ सकते हैं कि एक्टर कितना मेहनत, एक थिएटर आर्टिस्ट कितना मेहनत करता होगा उस थिएटर पे। और हमारे लिए थिएटर 30 मिनट 35 मिनट 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे, लेकिन उस 2.5 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए वो लोग 3 महीने से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। और भाई एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जी। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था आज से कुछ महीनों पहले सूफियान भाई के साथ में। जी जी। काफ़ी लोग जानते होंगे, वो पॉडकास्ट अभी तक आया नहीं है, बहुत ही जल्द वो आने वाला है। तो उसमें ही इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट बेसिकली, वो भी एक एक्टर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कि विकास भाई जो थिएटर होता है ना, मैंने पूछा था उनसे कि भाई कितना कमा लेते हो, एक प्ले से कितना कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है। तो उनका कहना था कि विकास भाई प्ले में ना प्रॉफिट या इनकम नहीं होती है आपकी, बस ये देखा जाता है कि हाँ इस बार लॉस नहीं हुआ, ये चीज़ है। मतलब कि लॉस मेकिंग बिजनेस है थिएटर वाला। अब इसको तो कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं फिलहाल। अगर मेरा पीओवी मानेंगे, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है ना, वो ये समझता है कि भाई मैं फिल्म से, मतलब फिल्म को मैं पैशन या प्रोफेशन बना के करोड़ों कमा सकता हूँ, तो विदाउट, जब तक कि वो एक्टर नहीं है तब तक के वो नहीं कमा सकता है। मतलब मैं उन लोग को थोड़ा सा बोलूँगा कि नॉलेज उनको बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप फिल्म मेकिंग या किसी भी आर्ट लाइन से आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, सर्वाइवल के लेकिन लिए आप, आपका चाहिए, हाँ, वो हो लेकिन जाएगा। आप बोलेंगे कि मैं एकदम शाहरुख अक्षय सलमान बन जाऊँ, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हर चीज़ें फिल्म से ही नहीं होती है। फिल्म उनका पैशन होता है, या वो बोर होते हैं तो रिफ़्रेश होने के लिए फिल्म कर लेते हैं, लेकिन उनका भी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और ही है। तो फिल्म मेकिंग जीना सिखाता है, कमाना नहीं, मेरे हिसाब से। भाई मुझे जाना फिल्म इंडस्ट्री में ही है। उन लोगों को कहा जाता है कि भाई कैसे भी करके ना बस एंट्री ले लो, डजेंट मैटर आप किस पोजीशन पे एंट्री ले रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर आपके अंदर स्किल है, आपको कोई ना कोई पहचान ले, जैसे आपने बताया ना कि सीनियर से बात करो वो ले जाएंगे धीरे धीरे ऐसा करके। तो मेरे हिसाब से लोग ना इसीलिए जाते हैं कि जो मिले ले लो, बस एक देखो कि मूवी कैसे बनती है, कैसे काम हो रहा है, क्या पता किसी को बोलने का मौका मिल जाए, सर देख मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे काम दे दो, ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा ही होता होगा। हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब बेसिकली यही स्टार्टिंग होती है। और जैसे आपको बताया कि इसको मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत, मतलब सर्वाइवल के लिए तो लोग जाते ही हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि कैसे भी एंट्री लो। मैं भले एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ तो एंट्री लूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, और कनेक्टिविटी के साथ आप रिलेशन बिल्ड करना भी सीखते हैं। अगर आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप आगे जाएंगे ही जाएंगे।
एक ना साइड रोल्स के बारे में एक बात है मेरा। जब मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था दी यंग पॉडकास्ट वाला, तो मेरा आई थिंक 50 या 60 पॉडकास्ट था मॉडलिंग या इस इंडस्ट्री से। तो वहाँ पे जो पर्सन आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि एक ना शो आता था कृष्णा से रिलेटेड कुछ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, आता था अभी नहीं आता है, एक रियलिटी शो था। तो उसमें ना वो एक साइड रोल करते थे, एक बच्चे का रोल था वो करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई उनको इस तरीके से रखा जाता था, दिन के 300-400 रुपये मिलते थे और रखा जाता था और वापस नहीं जाने दिया जाता था। कांटेक्ट वगैरह फैमिली से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, गुजरात में उनका सेट था, फैमिली से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक ही रूम है उसमें 10-12 लोग हैं जो साइड रोल्स कर रहे हैं, बच्चे के रोल कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा था तो बाल कृष्णा ऐसा कुछ था तो उसका रोल कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके से साइड रोल्स वालों को, या फिर जो आ गए, जैसे मैंने कहा ना कि बस एंट्री के लिए कैसे भी आ जाओ, वो आते हैं ना, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, सीधा मुँह बात नहीं होती है, एक लिमिटेड सोर्सेज पे रखा जाता है, लिमिटेड पे रहेगा, ऐसा घटिया सा खाना रहेगा, इस तरीके से रखा जाता है, जो मतलब मैंने उनसे सुना है। अब आपने तो पे का जिक्र भी कर दिया, लेकिन पे भी नहीं होता है। पे भी नहीं, हाँ ये भी है, पे भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग तो पे बस भी चाहते हैं नहीं बस होता है। मिल जाए, एक हाँ। अपीयरेंस मिल जाए। जैसे आप इतने इंटरेस्टेड होके पूछ रहे हैं एक एक चीज़, वैसे ही ना किसी मतलब किसी नहीं, जो लोग सोचते हैं या जो लोग वैसा देखते हैं, फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं या इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, तो सबके मन में ऐसा होता है भाई मैं एक स्टेप लूँ तो चाहे कैसे भी लूँ। अब वो पीछे भी ले सकता क्योंकि उसका डिसीज़न है ना। अब उसके क्योंकि उसने मेहनत की है, उसको जो भी होगा उसका सपना, तो उसको तो ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। फेस करने और के लिए उन्होंने सॉरी भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि वो इतना परेशान हो गए थे उन चीज़ों से, लगभग वो ज़्यादा नहीं 14-15 दिन रुके शायद। और उसके बाद ना वो जो खाने की वहाँ जो टेम्पो आता था उसमें चढ़ के वहाँ से वो भागे हैं, मतलब वहाँ से जहाँ सेट है वहाँ से बाहर निकलना भी एक चैलेंज होता था, ध्यान रखा जाता था कोई चला तो नहीं गया, कोई जा तो नहीं रहा है छोड़ के बीच में। तो वैसे करके वो आए, फिर वहाँ से घर वालों को फ़ोन वोन किया कि मैं यहाँ स्टेशन पे हूँ, और फिर वो अपने घर आए हैं। इस मतलब उन्होंने बीच में वो चीज़ छोड़ी, अभी भी हैं वो एक्टिंग में, बट अभी शायद उनको थोड़ा सा पता लग गया है। उस टाइम वो बच्चे थे, 16-17 साल या 15-16 साल उनकी एज रही होगी उस टाइम पे। ऐसा है भाई। हाँ, तो ये चीज़ें तो कॉमन नहीं बोलनी चाहिए, अब तो कम हो गई है, लेकिन ये क्योंकि पहले ना एक्सपोजर उतना नहीं था इन चीज़ों को लेके, लोगों को बस ऐसा था कि जाना था। जाना है बस। हाँ, जाना है बस, उनका जो गाइडेंस है या कोई वे है। अब तो हमारे पाथ क्लियर है ना, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हम क्या करेंगे तो किस पोजीशन में पहुँचेंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये जो आप चीज़ें बता रही बिल्कुल हुआ है उनके साथ और होता भी रहा होगा। और जैसे हम रियलिटी शोज़ वगैरह भी देखते हैं ना, कोई भी रियलिटी शोज़ हो तो कितना उसको इमोशनल बनाया जाता है। मतलब इन पर्सन अगर कोई इमोशनल पर्सन होगा तो वो एकदम उसको सच मानता भी है राइट, कि हाँ यार, ड्रामेटिक या फिर ये बेचारे मतलब प्लेन का खर्चा करके उस गरीब के माँ बाप को शो तक के लेके आए, मुंबई तक के लेके आए या यहाँ तक के लेके आए, ऐसा करके। इनकी रियलिटी। बट इनकी रियलिटी तो ऐसी है कि जब इनके ऑडिशंस वगैरह होते हैं तभी इनसे सारे पैसे चार्जेस वगैरह ले लिया जाता है और इनके पेरेंट्स को एक सस्ते लॉज में रुकवा लिया जाता है। कौन सा पैसा? मतलब अब इसके ज़्यादा ऑडिशंस का तो मुझे आइडिया नहीं है ना, ऑडिशन इसके कैसे होते हैं करके, जो स्क्रीन पे दिखता है वही मैंने भी देखा है। लेकिन मैंने ये सुना हुआ है कि जब आपका सिलेक्शन होता है फर्स्ट स्टेज पे तो आपसे एक अमाउंट मांगा जाता है। अच्छा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो चाहे वो स्टार्टिंग उसका 25K है। उसके बाद अगर इतना तो है ही है, हाँ, 25,000 तो कहीं नहीं। अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है, एक अलग अलग लेवल पे होता है ना। पहले क्या है, ये इनकी टीम होती है, फिर आपका एक स्टेट लेवल पे ऑडिशन लेती हैं, फिर स्टेट से लेती हैं वो थोड़ा और ऊपर सेकंड लेवल पे, फिर आके आप टीवी पे आते हैं। राइट। तो उससे पहले ये प्रोसीजर्स होते हैं। अब अगर मतलब आप ऑन द स्पॉट अगर आप पे आउट देते हैं तब आप टीवी पे दिखते हैं, ये सीन है। तभी जो आप देखते हैं ना कि नए जूते दे दिए, नए कपड़े पहन रहे हो, कॉस्ट्यूम का किराया, वो सब कैसे कटेगा उनका, ये वही सारे अमाउंट्स होते हैं उनके। यानी उन्हीं से पैसा लेके उसी पैसे में से उनको दे दिया और कुछ बच भी गया वो अपनी जेब में डाल जी। ये तरीका एक होता है। जी भाई। अब ये बस एक मैंने किसी से सुना था। अब ये रियलिटी शोज़ वाले इंडस्ट्री पे मैं मतलब गया नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बस मैंने सुना था तो बता दिया। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मान लो कोई 12th क्लास में या 10th क्लास में है और उसको जाना है,
तो वो कैसे अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी होता है वो कैसे चूज़ कर सकते हैं? वो एग्ज़ाम्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, उसके थ्रू कर सकता है। बाई चांस अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उसके फैमिली की, तो बिल्कुल वो ट्राई कर सकता है, बिल्कुल जा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, अब अगर नहीं है तो भाई उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप थिएटर ज्वाइन कर लो। थिएटर। थिएटर आपके लोकल्स पे होते हैं, थिएटर के लिए कोई मना नहीं करता है। आपको भले कोई और पोजीशन पे वहाँ जाना हो, बट आप एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टिंग, आपको एक्टिंग कंपलसरी है, एक्टिंग आपको आनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। आप अगर थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेजेस क्रिएट होना चालू हो जाते हैं, एक रास्ता बनना स्टार्ट हो जाता है कि आप इंडस्ट्री पे कैसे घुस सकते हैं। और थिएटर्स का जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का रहता है। भाई मेरे हिसाब से ना जो असली टैलेंट है ना वो थिएटर्स और साइड रोल वाले जो है ना लोग उनके पास होता है। जैसे जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं, है ना, उनका नाम ले, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, हाँ, काफ़ी साइड रोल्स में मैंने देखा है उनको। पंकज त्रिपाठी हो गए, आज एक अच्छा लेवल है उनका, उनका नाम ही काफ़ी है किसी मूवी को हिट बनाने के लिए या किसी सीरीज़ को हिट बनाने के लिए, और भी बहुत नाम है ऐसे। तो जो साइड रोल्स होते हैं या फिर जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से उनकी जो स्ट्रगलिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। मतलब 8-10 साल इतना लग जाता है ना आराम से, मिनिमम मिनिमम। 8-10 साल मान लीजिए। और आप देखिएगा कि मैक्सिमम थिएटर आर्टिस्ट ही कास्ट किए जाते हैं, क्योंकि ऑडिशंस के लिए कौन आएगा? या तो एक्टिंग स्कूल से आएंगे और या तो फिर थिएटर से आएंगे। अब एक्टिंग स्कूल्स में उतना एक्सेस होता नहीं है ड्यूरिंग स्टडी, और होता भी है तो एक सीनियर लेवल पे होता होगा, है ना। और लेकिन थिएटर पे आपको सारे एबिलिटी है, आप थिएटर कर रहे हैं, आपको एक्टिंग आ गई, आपने एक्टिंग सीख ली, अगर आप 6-7 महीने से थिएटर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑडिशन के लिए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप कास्ट हो जाते हैं। और यही सारी चीज़ें हुई इनके साथ। और रही बात इनकी, जैसे आपने नाम लिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ये सारे तो अब बोलना चाहिए दोस्त हैं। दोस्त इन द सेंस आप समझिए अनुराग कश्यप जैसे, वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर ही रहे थे जी, है ना अपने इंडस्ट्री पे। इन्होंने अब जब इनको भी कोई प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउसेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनकी स्टोरीज या इनकी राइटिंग्स को, इन्होंने बोला भाई ये सारे मेरे दोस्त हैं थिएटर पे काम करते हैं, सबको उठा के उन्होंने बना दी। अब बनाई तो ऐसी बनाई कि आज सबका करियर बन गया। आज सब अपने अपने अच्छे उस पे हैं, लेकिन मेहनत सभी ने की है। 12 साल 13 साल है ना, और कई किसी के तो 20 साल 22 साल भी है। जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसका दूसरा नाम है स्कैम इंडस्ट्री। ऐसा है, हर लेवल पे स्कैम है, हर लेवल पे करप्शन है। आप पैसा भी दे दो, आप उनका जो काम बता रहे हैं वो भी कर दो, बट स्टिल जो आपको वादा किया जाता है ना वो काफ़ी बार पूरा नहीं किया जाता है, ऐसा है। अच्छा एक बार बता, हम कास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, कास्टिंग कोच के बारे में सबने सुना है, सबको पता है। क्या आज भी, हालांकि काफ़ी एक्ट्रेस या एक्टर्स भी होते हैं भाई, तो वो भी आए हैं सामने, आज वो कहते हैं कि भाई हाँ हमारे साथ हुआ है या फिर हमें किसी ने बोला था, ऐसे आज भी होता है? आपने देखा है कुछ या कुछ समझ? बहुत बार ये तो कॉमन है ये चीज़। कुछ देखा या समझा कुछ ऐसा? हाँ समझा भी है, मतलब वो तो समझ आ ही जाता है ना। क्या समझ में आता है? मतलब देखा इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कैटेगरीज भी होती है ना अपने इच्छाओं की। जैसे कोई स्ट्रेट है जी, है ना, कोई बाइसेक्सुअल है, या कोई एक पर्टिकुलर जेंडर से इंस्पायर्ड है, मतलब अट्रैक्टेड जी, है ना। तो अब मान लीजिए कोई पसंद आ गया, ऑडिशन के लिए कोई आता है, कोई पसंद आ गया तो भाई अब जो जैसी इच्छा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे सामने से बोलते हैं कि आप जो बोलोगे वो मैं तैयार हूँ, बस आप मेरे को काम दे दो, ऐसे भी होते हैं। और कुछ ज़बरदस्ती वाले भी हो, कुछ लोग सक्सेस, मतलब अब सक्सेस क्या बोलना चाहिए, लेकिन पीड़ित तो सभी होते हैं इससे। और मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना, कभी देखते होंगे कि यार ये यहाँ पर कैसे आ गया या आ गई, तो आपको थोड़ा समझ में आता होगा कि भाई कुछ ना कुछ है झोल है कहीं ना कहीं। और कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, मतलब मैंने अब अभी वो लोग तो उतने लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जो उनका टारगेट है वहाँ तक, लेकिन ये देखा कि एक बार उन्होंने इस तरीके तो वो अपनाया कि भाई कास्टिंग काउच के थ्रू वो कहीं गई
ठीक है, बट उसके बाद उसने जो स्किल्स थी वो दिखाई, मतलब एक्चुअल में वो एक्टिंग के लिए ही आया था या आई थी, ठीक है। अब उस चीज़ का उस शिकार भी हुई, लेकिन उसने वहाँ पर हिम्मत न हार के अपनी चीज़ों को उसने दिखाया कैमरे पे, तो उसके अब उनको अभी और भी मौके मिल रहे हैं और भी उनके कास्ट किया जा रहा है, वेब सीरीज़ वगैरह पे उनको कास्ट किया जा रहा है जो मेरे नोन में है। राइट, अच्छा आपके नॉन में है कुछ जी। ऐसे? अच्छा वैसे अभी ना मेरे हिसाब से स्ट्रगल जो है ना, स्ट्रगल तो आज भी है, और फिल्म इंडस्ट्री में या फिर मैं कहूँ बॉलीवुड में ना स्ट्रगल कहीं ना कहीं बढ़ गया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो काफ़ी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको ना अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू कैन शो योर टैलेंट थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब। लोग आपको पसंद करते तो आप वहाँ से ही पिक होके जा सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि चांसेस कम है कि आपको कोई स्कैम कर देगा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है अभी, मतलब मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब मेरा तो ये कहना है कि जब से ये प्लेटफॉर्म मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं तब से स्कैम्स भी बढ़े हैं, क्योंकि लोग बड़े बड़े दिखा मतलब बड़े बड़े इन द सेंस बोलना चाहिए कि कोई भी एक सडनली ग्रुप आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलके एक अच्छा कंटेंट बना लिया, एक अच्छी मूवी बना ली, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कि भाई सेल करना है इसको, है ना, एक किसी पर्टिकुलर OTT पे या किसी एक लेवल पे अपने को इसको सेल करना है, ठीक है। सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बोलेगा इतना आएगा उतना आएगा, ऐसे करके वो आपसे लेते जा रहा है, लेकिन आगे प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे भी स्कैम्स होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं क्या प्रोडक्शन कार्ड्स, मतलब जब आप यूनिट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है कि वो वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये अपने यूनिट का आदमी है, क्योंकि सेट क्या है ना, बहुत सारे सेट लगे रहते हैं हाँ, फिल्म सिटी पे, तो कोई मिसमैच मत हो जाए, इधर से उधर ना चले जाए, इधर से उधर ना चले जाए। तो इसकी आड़ में कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको डायरेक्टर कार्ड दिलवा दूंगा, एक्टिंग कार्ड दिलवा दूंगा, ये कार्ड दिलवा दूंगा, वो कार्ड दिलवा दूंगा, इतने हज़ार में बनता है, आपकी एंट्री बॉलीवुड में जाएगी। अब जो लोग झांसे में आ जाते हैं वो उतने पैसे दे भी देते हैं, और जो कि एक्चुअल में ऐसा चीज़ नहीं होता है, वो आपको सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद मिलेंगी, ऐसे कोई सामने से आके नहीं देते, और इस चीज़ का पैसा भी नहीं लगता है। भाई एक आई कार्ड के लिए आपको क्या पैसा लगेगा, 50 से 100 रुपये लेकिन लोग इस नाम से भी स्कैम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मतलब मैं इस लेवल का डायरेक्टर हूँ, कुछ कहानी है तो आप बताओ, है ना। अब बताने के बाद उसने बढ़िया अपनी कहानी बताई, वो सोच रहा है कि स्क्रीनिंग हो रही है, पता चल रहा है डायरेक्टर ने ही अपना ही नाम लिख दिया है, अच्छा, और राइटर का हक छीन लिया है। अब राइटर फाइट भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टर है, और वो तो मार्केट में आ भी चुकी है ना, तो मार्केट में आने के बाद क्या ही कर सकते हैं, यहाँ किसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। ये भी चीज़ होती है ना कि क्रेडिट्स खा जाना, जी, ये चीज़ भी है। वही चीज़ है। जैसे ऐसे ही बताया ना आपको कि एक ऐसे इंसिडेंट याद आ गया, मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी अभी एक्टर है वो, जी, और मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी कहानी मतलब अपने ही दोस्त की बात बता रहे थे कि उनका दोस्त ना थोड़ा स्टोनर था। तो क्या था? स्टोनर मतलब गंजेड़ी था। अच्छा, गंजेड़ी। हाँ, लेकिन एक्टर था कमाल का, अभी भी है शायद, होगा, उनसे अब बात नहीं होती, और राइटर भी है, ठीक है। तो ये जो फिल्म आपने सुनी होगी भावेश जोशी, या देखी भी होगी, है ना, उस फिल्म का आइडिया मतलब वो खुद बता रहा था कि वो दोनों कोई बैठे हुए थे और वो अपना स्मोक कर रहा था, तो स्मोक करते करते वो ना सेम स्टोरी बता रहा था उसको, सेम स्टोरी मतलब सेम स्टोरी इन द सेंस नाम वगैरह वैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिमाग में ये स्टोरी आइडिया आ गया था कि भाई मैं एक ऐसा हीरो जैसा बनाऊंगा जो कॉमन मैन वाला हीरो होगा, इस तरीके। उसको वो बताते हैं 1 हफ्ते बाद ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई। तो अब इसको आप क्या बोल सकते हो, मतलब उनके बीच में बातें भी हुई, या लीक जो भी कहें आप। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों ने सेम चीज़ सोची लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हाँ, हो सकता है, बट आप ही बताओ ना एक चीज़ कि 2 लोग सेम चीज़ सोच रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं? बहुत रेयर ही होता है, और अगर सेम सोच भी रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट वही इसी टाइमिंग पे। हाँ, और आपने कहा ना अगले ही हफ्ते, इसका मतलब है कि दिल्ली वही वाली बात है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि
उनको ये रहा होगा भाई ये चीज़ किसी और को जाके बताए, या फिर क्या आप तक खुद ही लॉन्च कर, इससे पहले अच्छा कंसेप्ट है कर लेते हैं, इसलिए जल्दी विद इन अ वीक हो गया। हाँ खैर भाई, वैसे ना काफ़ी कुछ है अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है इन चीज़ों को लेके, बट आई रियली वांट कि हम ना इसमें ना थोड़ी सी डिटेल में जाएं, जी और उसके लिए आई थिंक कि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा ये जी, कन्वर्सेशन। बहुत लंबा। और मैं चाहता हूँ कि लोग कमेंट्स में अपने, अगर कोई है इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है या फिर गया है, कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट्स में अपना जो भी फीडबैक है, जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है। या फिर जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे जाएँ, कैसे जल्दी पहुँच सकते हैं या फिर स्कैम उनके साथ ना हो, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं कि अगले पॉडकास्ट में जो कि डिटेल में होने वाला है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी भावेश भाई कुछ ऐसा हो जो अभी आप ऐड करना चाहते हो इन सब में, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको क्लिक कर रहा है अभी कि यार ये डिस्कस करते हैं, तो हम बता सकते मैं एज अ पर्सनली अपने एक्सपीरियंस और मेरे जो गुरु रहे हैं जी। उनके एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया है, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो भाई किताबें पढ़ो, जितना हो सकता है ना आप किताबें पढ़ो। मतलब किताबें ऐसे नहीं कि स्कूल की किताबें या सिलेबस की किताबें, मतलब आप एक्टिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ो या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किताब पढ़ो, नहीं है तो आप नॉवेल्स ही पढ़ो, आपका जो जॉनरा पसंद है। अगर आपको रोमांटिक जॉनरा पसंद है तो आप लव स्टोरीज पढ़ो, है ना, लव स्टोरी वाले नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है, लव स्टोरी मतलब कुछ भी आ जाता है रोमांटिक ना, novels। हाँ नॉवेल्स पढ़ो। अगर आपको क्राइम पसंद है, क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ो, आपको जो लैंग्वेज पसंद है, अगर रीजनल लैंग्वेज में किताबें अवेलेबल हैं तो पढ़ो, अगर हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश में पढ़ो, है ना। आपको जो भी जॉनर की किताब मिल रही है आप उसे पढ़ो, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। और मैंने कहीं पर सुना था सोशल मीडिया में ही कि एक किताब पढ़ने से आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस आता है। तो और कहीं ना कहीं इस फील्ड से रिलेटेड ही कि एक बुक पढ़ने से ना हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर होती है, चीज़ों को जी। विजुलाइज करना दिमाग में, वो बढ़ता है, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ती है कहीं ना कहीं। जी खैर भाई, भावेश भाई टू बी ऑनेस्ट अनएक्सपेक्टेड पॉडकास्ट था। हमने जो जी। बात की थी कि 30 मिनट्स तक ले जाएंगे, उससे ज़्यादा रहा। लेट्स सी कट होने के बाद, एडिट होने के बाद क्या निकल के आता है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। चेतन भाई देखना क्या निकाल सकते हो आप इसमें से बेस्ट। बाकी भावेश भाई थैंक यू सो मच भाई इस ज़बरदस्त पॉडकास्ट के लिए। आई एम सीरियसली वेटिंग कि हम इसका पार्ट 2 कब शूट करें और कहाँ करें, ये भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच भाई विकास भाई। जी भाई, थैंक यू भाई।